तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज मेरे पास बेसिकली एक रिक्वेस्ट आई है कि हमें एक टॉपिक बनाना है, एक टॉपिक कवर करना है। वो है हमारा कॉन्जुगेशन के ऊपर, जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ऐसा रैंडम नहीं है, हम सॉल्यूशन चैप्टर को भी कवर करेंगे, हम डिफरेंट चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, बट आज हम कॉन्जुगेशन, उसके बाद आइसोमेरिज्म और ऑर्गेनिक को भी हम कवर करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, आज हम कॉन्जुगेशन पर डिस्कस करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो फुल एंड फुल कॉन्जुगेशन पे है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ अगर मिस हो गया तो प्लीज़ आप मुझे एक बार बता देना कि इस कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एज वेल एज इस वीडियो को पूरी देख लेना, ताकि आपको एक बार अच्छे से क्लियरेंस आ जाए कि आपको कैसे कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़ना है। हम एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और इसके अंदर हम PDF में सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आइए देखते हैं क्या है। ओके, तो हमारे पास बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन का मतलब होता क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जब ऑल्टरनेट फॉर्म में डबल सिंगल डबल फॉर्म हो, वो तो होता ही है, लेकिन कॉन्जुगेशन का मेन मीनिंग होता है कि बेसिकली जब हम डीकोलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स कॉमन जंक्शन एट द गेटेड पाथवे। कॉमन जंक्शन मीन्स हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन एक दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, एक मैकेनिज्म जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये है चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर एटम के, और वो इसे डीलोकलाइज कर रहा है, जिससे कि ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। और उस ऑक्टेट रूल पूरा होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्जुगेशन परफॉर्म करते हैं। कॉन्जुगेशन होता क्या है, आप इसे रेजोनेंस भी कह सकते हो। रेजोनेंस डिफरेंट थिंग होती है, पर होती यही है कि डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हमारे पास डबल सिंगल ऐसे फॉर्म में वो अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड एंड डबल बॉन्ड इट्स व्हाट इज दिस। अब ये होता है कि आप कहोगे कि आपने बोल दिया कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक तरफ आपने बोल दिया कि डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कॉन्जुगेशन होती है उसमें हमारे पास डबल सिंगल ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म्स आते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि डबल बॉन्ड की, तो इट इज़ एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। ये है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा ऐसे, ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। बट अगर हमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जो कि सिग्मा बॉन्ड्स में देखने को मिलती है, सिंगल बॉन्ड्स में वो ऐसे होती है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये ऐसे होगी, ऐसे होती है। दिस इज द सिंगल सिग्मा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, दैट इज आल्सो नोन एज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। बट आज हम इसमें बात करेंगे डबल बॉन्ड की। कॉन्जुगेशन इज ऑल अबाउट डबल बॉन्ड। जब तक डबल बॉन्ड नहीं होगा कॉन्जुगेशन होगी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें लॉन पेयर की भी जरूरत पड़ जाती है। It refers to the conjugated double bond, which is an organic structure with alternate double and single bond। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बेसिकली सोल्यूबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनते रहेंगे, और मेजर या मल्टीपल बॉन्ड्स बनने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो केमिकल्स हैं वो इजीली किसी के भी पर्टिकुलर कंपाउंड में सोल्यूबल रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शोइंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड सो ऑन। हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। आई विल सून ब्रिंग द वीडियो ऑन दैट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बट अभी के लिए ये डबल ऑल्टरनेट और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रेफर्स टू एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर विद नो ऑल्टरनेटिंग डिसेबल। डिसेबल कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑल्टरनेट नहीं होंगे, वो डिसेबल मीन्स वो एक सिंगल आइसोलेटेड होगा, तो इसलिए कोई पार्टनर नहीं होगा उसका। एंड इन डबल बॉन्ड दैट आर अरेंज्ड रैंडमली, और ये डबल बॉन्ड जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, लाइक इथीन के अंदर रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन इसे हम कॉन्जुगेटेड नहीं कह सकते बिकॉज वो उसके अंदर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। हमें चाहिए एक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को मिक्सचर, जो डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो। वी विल स्टडीड नाउ। In chemistry, the term double bond refers to a structure in which two atoms are joined by sigma bond। इसमें हमें क्या बताना है कि केमिस्ट्री में हम डबल बॉन्ड को रेफर करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर से जिसमें दो एटम्स जो हैं वो दो बॉन्ड्स को मिला के बनते हैं। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड कभी भी दोनों पाई बॉन्ड नहीं होते, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। बट इसमें अब ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए सिंगल डबल इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के टू कार्बन एटम्स के बीच में अपनी इंपॉर्टेंस को शो करेंगे। बात तो सही है। ओके,
तो इसमें हमारे पास डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसमें भी ये बताएगा कि बेसिकली जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली डबल सिंगल एंड इसके मिक्सचर से बनते हैं। द phenomenon of occurring an alternate double or single bond to form a particular compound with the correct desirable characteristics as well as different type of characteristics which are suitable for the chemicals to get together, it is known as conjugation। दो कंपाउंड्स का साथ में मिलकर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को चेंज कर कर अपने आप को म्यूचुअलिस्टिक बनाना, इसी को ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कॉन्जुगेशन का। हमें सबकी हिस्ट्री तो आनी चाहिए, हिस्ट्री हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द टर्म कॉन्जुगेटेड वॉज इन्वेंटेड इन 1899। ये एक 1899 में जर्मन साइंटिस्ट के थ्रू जोनेस थील के नाम से कॉन्जुगेटेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्जुगेशन का टर्म और कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था। इट इज़ नॉट डिस्कवर, इट इज़ इन्वेंट। उन्होंने ये क्रिएट किया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो सामने से इन्वेंट और डिस्कवर में यही फ़र्क है कि इन्वेंट वो होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होता, बट डिस्कवर वो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है लेकिन हमने उसे डिस्कवर किया। हमने जो अब तक पता नहीं था हमने उसे ढूंढ लिया तो वो डिस्कवर हो गया। बट इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने कॉन्जुगेशन सामने से की और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद उसको इन्वेंट किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। A conjugated system is a molecular system of connected p orbitals with delocalized electrons। हमने बात की कि बेसिकली जो p orbitals होते हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से अपने जो लोन पेयर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, एंड दैट विच डिक्रीजेज द मोलिकुलर ओवरऑल एनर्जी एंड प्रमोट स्टेबिलिटी। अब आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही होगी? नहीं। अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि विच डिक्रीजेज द मोलिकुलर ओवरऑल एनर्जी। अगर मोलिक्यूल के पास एनर्जी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे हैलोजेंस कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है रह जाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने से, जबकि वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं एज वी नो कि वो हर एक के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसकी जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो क्या कर देता है, पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो गया। जैसे एक चीज़ चाहिए कि बेसिकली हमारे पास कैश है और दूसरे के पास गेहूं है, आपको गेहूं चाहिए, दूसरे को कैश चाहिए, आप दोनों एक दूसरे को बांट दो और दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। इसका ये मतलब है कि बेसिकली दोनों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को समझकर एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे कि वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और उसकी वजह से कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होता है। कॉन्जुगेटेड इफेक्ट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट्स व्हिच कुड बी इन -r एंड +r। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज आल्सो डिपिक्टेड एज हैविंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स दैट ऑल्टरनेट। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि अगर उसके अंदर कम एनर्जी होगी तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रखेगा। मतलब कि जैसे नोबल गैसेस, उनके अंदर एनर्जी बहुत कम है लेकिन वो स्टेबल है क्योंकि उनके जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल्ड है। बट अगर हम बात करें डिपिक्टेड एज हैविंग सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, तो इसमें इसके अंदर सिंगल पाई बॉन्ड भी हो सकता है और मल्टीपल पाई बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे हो सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स भी शो करता है। वो मल्टीपल बॉन्ड मतलब पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, मतलब कई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो उसके बेस पे सिंगल बॉन्ड मतलब वो सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड मतलब कोई एक सिंगल, आइदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, या फिर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि दोनों भी कर सकता है। द ओवरलैप ऑफ वन पी ऑर्बिटल विद अनदर ऑफ एन एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज कॉन्जुगेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पी ऑर्बिटल दूसरे एडजेसेंट बॉन्ड के साथ, एडजेसेंट मीन नेबर, ये पाई बॉन्ड है और ये रहा इसका नेबर, तो इसके साथ इसने कर दी बाइंडिंग और इस बाइंडिंग के साथ इसने कर दिया अपने आप को ओवरलैप, और उस ओवरलैपिंग की वजह से जो इसके अंदर स्टेबिलिटी आई है उस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, उसमें डी ऑर्बिटल्स कैन बी इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, डबल नंबर शेप होती है इनकी, डबल नंबर शेप होती है, तो क्या हम इन्हें ओवरलैप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप इनको ऐसे कर दो, ऐसे थे ना, ऐसे कर दो, प्लस के साइन में एक्स वाई प्लेन बनेगा। एक्स वाई प्लेन बनने की वजह से क्या होगा, एक्स वाई प्लेन को हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया ना, तो एक्स वाई प्लेन बनने की वजह से एक यहाँ से कंबाइन करेगा, एक यहाँ से कंबाइन करेगा, एक यहाँ से कंबाइन करेगा और एक यहाँ से कंबाइन करेगा,
तो एक स्टेबिलिटी गेन होती है, और ये मोस्टली कार्बन एटम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जो कि कॉन्जुगेशन में इजीली अवेलेबल होने की वजह से रेजोनेंस भी दिखाता है। एक तो वो इंडक्शन भी दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, और वो कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट बॉन्ड्स में देखने को मिलता है कि जब हम एक को दूसरे के साथ शिफ्ट करें, फिर एक को दूसरे के साथ शिफ्ट करें, तो वो एक सीरीज ऑफ स्टेप बन जाता है, और उस सीरीज ऑफ स्टेप को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन सीरीज या कॉन्जुगेशन। केमिकल बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन इज अचीव्ड बाय ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक ही लाइन बार बार रिपीट होती रहती है। जो कॉन्जुगेशन है उसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, विद ईच एटम प्रोवाइडिंग अ पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, जिसमें एक एटम जो है वो पी ऑर्बिटल को शो करता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, ऐसा डंबल शेप। अब वो डंबल शेप कैसा होगा? वो डंबल शेप परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। ये परपेंडिकुलर मींस एल शेप। ऐसे भी हो सकता है, 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 एनीथिंग, बट डिपेंडिंग अपॉन विच इज द शेप, टी शेप फॉर्म करेगा। और वो टी शेप फॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी अपने आप को एक्सचेंज कर पाएंगे, जिसकी वजह से द सिस्टम कैन बी रिगार्डेड एज कॉन्जुगेटेड एज लॉन्ग एज ईच कॉन्जुगेटिव एटम इन अ चेन हैज अ एक्सेसिबल पी ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन तभी हो पाएगी जब पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जिसे हम पी हाइब्रिडाइजेशन या फिर पी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। However, conjugation can take place in a variety of ways. अब हम एक ही वैरायटी क्यों पढ़े, हम बहुत वैराइटीज पढ़ेंगे इसमें, जो कि बात करेंगे कि इट कैन टेक प्लेस विद अ वैरायटी ऑफ वेज। अब देखते हैं वो कैसे होगा। लाइक सिग्मा फ्रेम सिस्टम, सिग्मा फ्रेमवर्क सिस्टम कहता है इट इज अ स्ट्रिक्टली लोकलाइज्ड बॉन्डिंग स्कीम दैट डिस्क्राइब्स द फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट ऑफ बॉन्डिंग। अब आप कहोगे कि क्या वो एक के साथ ही बनाएगा आइसोलेटेड? वो डिफरेंट के साथ भी बना सकता है। sp भी बना सकता है, sp2 भी बना सकता है, sp3 भी बना सकता है, sp2 sp, कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या वो एक के साथ ही बनाएगा? जरूरी नहीं है, वो sp ऑर्बिटल भी बना सकता है। मैंने आपको बोला ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इनकी कंपैरिजन की वजह से क्या होता है कि वो sp ऑर्बिटल भी शो कर देता है, sp2 भी करता है, sp3 भी करता है। या अगले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता, होपफुली अगर ऐसा होता भी है कि आपको तो पता ही है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता इन केस, तो मैं आपको एक बार बता दूंगा फैक्ट कि sp3, sp2 और sp का मतलब होता है, sp3 मतलब कि एक s ऑर्बिटल और 3 ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे भी कर सकते हो, इसे उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये होगा जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा, ये स्फेरिकल, और ये होंगे 3 p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। और उस टेट्राहेड्रल शेप बनने की वजह से क्या होगा? sp की फॉर्मेशन होगी, सॉरी sp3 की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम sp2 की बात करें तो उसमें बेंट शेप बनती है, उसमें ये शेप बनेगी, बेंट शेप। इसमें बेंट शेप बनने की वजह से होता क्या है कि एक दो लोन पेयर ऊपर भी हो सकते हैं। उन लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा? 2 बॉन्ड्स और बन सकते हैं, और वो 2 लोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा? कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो होगा। जैसे कि एक नीचे आ गया तो दूसरा ऊपर आ गया, फिर वहाँ डबल बॉन्ड लग गया, फिर वहाँ ऊपर चला गया तो एक ऊपर आ गया, डबल बॉन्ड लग गया। अभी हम देखेंगे इसे डायग्रामेटिक वे में। एन sp ऑर्बिटल क्या होता है? जिसमें एक ही s होता है और एक ही p होता है, ऐसे होता है। इसकी काफ़ी हद तक लीनियर शेप होती है, क्योंकि ये लीनियर ही है, एक s यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब इसको पूरा समअप करें तो हमने पढ़ा इसके अंदर अब तक कि कॉन्जुगेशन कुछ नहीं बट एक तरह का ऑल्टरनेट मेथड है, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे को क्या करते हैं? कंपाइल करके एक रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वजह से एटम स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो अब तक इसमें हमने पढ़ा है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। तो उसके बेस पे अगर आपको किसी से कुछ करना है, करना इन द सेंस, अगर आपको वीट चाहिए और आपके पास कैश है और इनको कैश चाहिए बट इनके पास वीट है, इन दोनों एक दूसरे को ओवरलिंक करके स्टेबल कर देंगे दोनों को। उसके बीच होगा एक बॉन्डिंग बनेगी उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा? एक नेसेसरी क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को जॉब चाहिए और एक कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, तो वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपने दोनों को स्टेबल कर सकते हैं और एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, और वो बॉन्डिंग एक दूसरे को स्टेबल रखेगी। उनको इनकम मिलती रहेगी और उनको एम्प्लॉय काम करता मिलता रहेगा। ओके, तो यही है कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें एक बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग को हम sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल
sp3 ऑर्बिटल ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द sp ऑर्बिटल्स, बट p3 ऑर्बिटल बनाता है px, py, pz, और s एक ही ऑर्बिटल बनाता है s, और d जो है वो 5 ऑर्बिटल बनाता है xy, xz, zx, x² - y² और z²। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल रिक्वायर्ड हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के साथ उतना ही लिमिट तक मैच कर सकते हैं जितने उसके पास ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स मतलब कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल मतलब वो एरिया, वो पर्टिकुलर स्पेस। मान लो मैंने ये स्क्वायर बनाया, या फिर मैंने एक ग्लास ले लिया, इस ग्लास को मैंने बंद कर दिया, तो इस ग्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक एटम्स होंगे इसके अंदर, तो उस एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस स्पेस के अंदर, उससे पता चलता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कैपेसिटी ना पर्टिकुलर एरिया है वो कितनी है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो उसी को ही ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसी जगह या ऐसी स्पेस जिसके अंदर ऑर्बिटल फाइंडिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, अब हम आएंगे दूसरे वे पे, जिसे हम बोलते हैं पाई फ्रेमवर्क सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिग्मा फ्रेमवर्क सिस्टम, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड के साथ कंबाइन किया। अब क्या हो अगर हम पाई बॉन्ड की ही फॉर्मेशंस देखें इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन कंपोजिशन, पाई को पाई के साथ मिला देंगे, पी जिसे हम बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम p ऑर्बिटल के फॉर्मेशंस को दूसरे एटम्स के साथ या दूसरे बॉन्ड्स के साथ मिलाएं, तो उसे हम कहते हैं p फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा वर्क जो हमें एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन को फ्रेम करने में हेल्प करे। मैंने आपको पहले भी अर्ली वीडियोस में बोला हुआ है कि हम वर्ड्स के अंदर देखें, वर्ड्स के अंदर ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वर्ड को उल्टा करना है। पाई फ्रेमवर्क सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन, उसकी कंपोजिशन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन की फ्रेमवर्क यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रेम करने में हेल्प करे, उसे हमें मदद करे कुछ सिखाने में, उसे हम बोलते हैं पाई फ्रेमवर्क सिस्टम। अब ये किस वे में होगा? अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर पाई बॉन्डिंग अकर्स। ये एन नहीं है, ये पाई है। अब ध्यान से देखिए इसे, ये पाई है, पाई, ठीक है। हम पाई को ऐसे सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्रेमवर्क जो अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, ये प्लेन होता है, ये एक्सिस XYZ प्लेन होता है ना, XYZ प्लेन। अब मैं दीवारों की साइड भी देखोगे, अगर मैं उस दीवार की तरफ दिखाऊं तो वो देखो एक प्लेन बन रहा है ना, एक नीचे, एक ऊपर, एक उसे लेफ्ट साइड में, तो इसी को कहते हैं प्लेन। एक प्लेन मतलब एक पूरी की जगह, अगर मैं इसे बोलूं ये जगह, ठीक है। अब इससे अगर मैं बोलूं कि अगर हम इस प्लेन को देखें, इस प्लेन को ये प्लेन, इस प्लेन को देखूं तो इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे जो भी बॉन्डिंग अक्कर होती है उसे हम पाई फॉर्मेशंस में हेल्प करेंगे। अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर पाई बॉन्डिंग अकर्स, इट इज नोन एज पाई फ्रेमवर्क सिस्टम। द इंट्रैक्शन ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द एटम बाय sp2। आपको ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब समझ ही नहीं आया, फिर से पढ़ेंगे। द इंट्रैक्शन ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब वो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि किसी भी एटम के साथ अभी तक लिंक्ड नहीं है, या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड है मतलब अभी तक उसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, वो अभी आइसोलेटेड है, तो उसे हम क्या करेंगे? वाया sp2 एंड sp हाइब्रिडेशन फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर सिस्टम। वो या तो sp2 शो करेगा या sp शो करेगा। sp3 बहुत ही कम केसेस में दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है, वो सिंगल बॉन्ड्स में दिखता है। सिंगल बॉन्ड्स में मतलब जो एक C है और वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब में अपनी की पूरी शो करेगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए एक पाई बॉन्ड, यानी कि एक पाई बॉन्ड तो कंपलसरी है। लेकिन sp3 में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ही बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट इज़ नॉट कंप्लीट इनसाइड द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ पाई फ्रेमवर्क सिस्टम में ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें पाई में क्या कंपलसरी है, तो वो है पाई, यानी कि sp2 और sp। हमने बात की sp2 में 2 बॉन्ड्स होंगे, एक बॉन्ड होगा सिग्मा, एक बॉन्ड होगा पाई। एक बॉन्ड पाई तो आ चुका है, और sp में 3 होंगे, एक होगा सिग्मा, 2 होंगे पाई। अब 2 पाई तो हमारे पास आ गए ना,
तो उसको हम मॉलिक्यूलर सिस्टम फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें इसमें मेनली पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन दिखानी है। ओके, पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन दिखानी है, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। और हमें इसमें पाई की ये पाई है, ये आई, इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेल्स है मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसके साथ क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। और उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने से क्या होगा, इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हर एटम को एक ही मकसद चाहिए अपनी लाइफ में, वो है स्टेबल होना। उसे कुछ भी दे दो स्टेबल हो जाएगा। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मेरे पास 5 रुपये हैं, मुझे 2 रुपये, मेरे पास 8 रुपये हैं, मुझे 2 रुपये चाहिए, उसके पास 2 रुपये हैं, उसे 8 रुपये चाहिए। हम क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, शेयरिंग कर लेंगे। आप दोनों मिलके दो, एक और चीज़ खरीद लो, उसे आधा बांट लो, हो गया, रिलैक्स, दोनों के दोनों खुश, और एक बॉन्डिंग बन गई। अब अगली बार जब मिलेंगे तो खुश होकर मिलेंगे। बस वैसे ही कुछ एटम्स में होते हैं, बॉन्ड बना, शेयरिंग हुई। अब हमने जो कहा ना कि मेरे पास 2 हैं, उसके पास 8, उसके पास 2 हैं, मेरे पास 8, शेयरिंग हुई। शेयरिंग से कोवेलेंट होता है, और हम इसमें कोवेलेंट की ही बात करेंगे, बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन की फॉर्मेशन में और मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें आयनिक फॉर्मेशन होती हैं, बट कॉन्जुगेशन इज ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, क्या बात है। द इंट्रैक्शन जो कि sp2 और sp में शो होती है फॉर्म द मॉलिक्यूलर सिस्टम। द कॉन्टैक्ट दैट कॉजेज बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल दैट आर एडजेसेंट ड्यू टू लिंक कनेक्टिंग द एटम्स। ओके, मतलब कि मैंने आपको अभी बताया, p ऑर्बिटल के साथ में जो भी एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, यानी कि p ऑर्बिटल के साइड में कोई भी है, वो s भी हो सकता है, वो 2 तो कभी नहीं हो सकते, s 2p भी हो सकते हैं, और उनका होना कंपलसरी है, बिकॉज वो अपने नेबरिंग के साथ जब एडजस्टेंट होकर कनेक्शंस बनाएगा, तो उससे एक साइड टू साइड ओवरलैपिंग, जिसे हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, वो होगी। ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से 2 इक्वली साइज्ड लोब्स मिलेंगे दैट मेक अप अ p ऑर्बिटल। दोनों मिला के एक लोब बनेंगे, और लोब हम किसे कहते हैं, लोब हम कहते हैं एक पर्टिकुलर, जिसे हम कह सकते हैं, लोब होता है बेसिकली जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और उसके अंदर क्या होता है, 2 इक्वली साइज्ड लोब्स बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और एनर्जी भी स्टेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना। मस्त प्लान है। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड? ऑफ कोर्स अभी तक हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन की, अब हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को कैसे छोड़ दें। सिंगल बॉन्ड सेपरेट 2 और मोर डबल बॉन्ड इन अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सिंगल बॉन्ड, ये देखो, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब क्या होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 डबल बॉन्ड को, एक सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और उन सेपरेशन की वजह से इफ अ केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन 2 डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड आर प्लेस्ड इन एन ऑल्टरनेट पैटर्न विद द सिंगल बॉन्ड। और अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, अब तक हम बात कर रहे थे कि एक डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, अब हम बात करेंगे कि 2 डबल बॉन्ड हो। आप ध्यान रखिएगा, हम इसमें p ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, p ऑर्बिटल था sp2 और sp में, हम अभी बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसके अंदर हमने अब तक पढ़ा एक डबल एटम, एक डबल बॉन्ड हो। अगर क्या हो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और 2 जगहों पे 2 डबल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, होगा ये कि हम उसे सिंगल और डबल के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ाएंगे। उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हम ऑल्टरनेट सिंगल डबल ऐसे पैटर्न को शो करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये देखो, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होएगा, ये यहाँ शिफ्ट होएगा, ये यहाँ शिफ्ट होएगा, ये यहाँ शिफ्ट होएगा। तो ऐसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार तो कुछ एटम्स टूट भी जाते हैं और कुछ एटम्स बन भी जाते हैं। एटम्स इन द सेंस जो ऊपर अटैच्ड है, जो नेसेसरी चेन में नहीं है, जो मेन चेन में नहीं है, जो उनके साइड चेन्स में है। The creation of a conjugated system with delocalized electron is caused by conjugated system comprising double bond and single bond। मैंने आपको कहा था एक ही लाइन रिपीट होती रहती है, इसमें भी यही बोला गया है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को जब हम ऑल्टरनेट फॉर्म में लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं conjugated system। This indicates that the electron in the conjugated system are dispersed throughout the system। बिल्कुल,
इसमें बताया गया है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में वो डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड होते हैं हर जगह एक रैंडम पर्सन की तरह। आप रेलवे स्टेशन देखे आप? हाँ। रेलवे स्टेशन पे क्या होगा, रेलवे स्टेशन पे आपने जो भी लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, कितनी रश होती है, बस वैसे ही समझ लो कि वो जो फ्लोर है एक प्लेटफॉर्म का वो है एक पर्टिकुलर कंपाउंड और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है उस एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लोगों को इलेक्ट्रॉन्स मान लो और उस फ्लोर को जो प्लेटफॉर्म है उसको मान लो आप एक एटम्स का बहुत ज़्यादा क्लस्टर, एटम्स ही एटम्स है नीचे और उसके ऊपर सारे जो लोग हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी कि जो लोग होंगे वो डिस्पर्स होंगे, हर जगह फैले हुए होंगे थ्रू आउट द सिस्टम रेदर देन बीइंग बाउंड ऑन द डबल बॉन्ड, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने के बजाय वो पूरा फैले हुए होंगे एक स्टेशन पे, जिसकी वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार भागना। आपकी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, आप क्या करोगे, भागोगे ना। बस वैसे ही अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास रिपल्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गए, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। बट क्या हो, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कंपाउंड ऐसा है, मतलब ऐसा कंपाउंड है और ये है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऐसा कंपाउंड है और यहाँ पे भी 3 क्रॉस इमेजिन कर लो, तो यहाँ का थर्ड क्रॉस का सेकंड क्रॉस का, तो ये क्या होगा, एक जो उसका कोना है, एक जो कॉर्नर है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा जो कॉर्नर है वो नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, और एकदम से अपना टिल्ट होएगा, अपने आप टिल्ट होगा और ज्वाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होएगी, एनर्जी उसमें रिलीज होती है। अगर हम बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं तो एनर्जी इज सप्लाइड, अगर हम बॉन्ड्स को बना रहे हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब लोकलाइजेशन, जिस लोकेशन पे आप खड़े हो वहाँ से अलग हो जाना, वहाँ से एब्सेंट हो जाना या वहाँ से हट जाना। क्लासरूम में आप हो नहीं, टीचर आपको बोल रहे हैं कि किधर हो आप, और आप डीलोकलाइज हो गए। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, डोंट वरी, मैं आप किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास से चला जाता है तो उसका क्या हो गया, वो भी होगा डीलोकलाइज। अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक इंसान अपनी जगह से हिल गया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया क्योंकि उसकी ट्रेन वहाँ आने वाली है, इसका ये मतलब है कि वो भी डीलोकलाइज हो गया। बस वैसे ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डीलोकलाइज होना, उसी को ही डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, मूव होना, मोटाइल होना। बट ये नहीं कि कभी भी और कैसे भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एटम्स होते हैं हवा में जो ब्राउनिंग मोशन शो करते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो भी डीलोकलाइजेशन है। नहीं, डीलोकलाइजेशन इज द इलेक्ट्रॉन बेस्ड। Delocalization is the phenomenon that is only applicable in electrons where one electron gets delocalized with another electron to form a bond. जब लोन पेयर है और लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, कैसे देखते हैं। The energy level of the structure is usually reduced as a result of delocalization. Energy level जो है स्ट्रक्चर का वो रिड्यूस हो गया जो रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन की वजह से, जिसमें बूस्टिंग द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से डीलोकलाइज हो गया, एनर्जी पूरी होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिड्यूस, स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो बूस्ट कर देता है वो उसकी स्टेबिलिटी को। आपको 10 रुपये चाहिए और आपके पास 5 रुपीज़ हैं, मैंने आपको 5 रुपीज़ दे दिए, आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए, खुश हो गए, बस अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सेटिस्फाइड हो लाइफ में। बस वही कह रहा है ये भी, इलेक्ट्रॉन को 5, अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसे 4 पेयर्स दे दिए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट रूल के लिए 8 चाहिए, तो एक मैंने उसे दे दिया, क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी, अब उसे कहीं भागना नहीं पड़ेगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तो क्या होगा कि उससे वो क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा और आराम से बैठ जाएगा। तो वैसे ही मतलब है इसका कि जो इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैसेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल फाउंड होती है बिकॉज उनके ऑक्टेट में कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को स्टेबल करने में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या इनकी एक ही शेप है। केमिस्ट्री और एक ही शेप कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशंस, मल्टीपल ज्योमेट्री, मल्टीपल शेप्स फाउंड होगी। जैसे रिंग शेप होती है, साइक्लो, एसाइक्लिक, इसे एक्साइलिक मत पढ़ना, एसाइक्लिक मीन्स रिंग होगा साइक्लिक, एसाइक्लिक मीन्स एसाइक्लिक, रिंग मतलब साइक्लिक, साइक्लो कंपाउंड्स, एसाइक्लिक मीन्स जो लीनियर होते हैं, लीनियर कंपाउंड्स 1 2 3 4 5 ऐसे लीनियर। अब एक और आ गया लीनियर, मतलब एसाइक्लिक कैसे भी हो सकते हैं, जो एसाइक्लिक है वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एसाइक्लिक है ना, देखो ये ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो लीनियर तो बिल्कुल ही लीनियर होगा, लीनियर जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये लीनियर सब्सटेंस है, लीनियर कंपाउंड,
और अगर हम बात करें मिक्स स्ट्रक्चर की विद साइक्लिक एंड लीनियर तो हो भी सकता है। साइक्लिक बना हुआ है, ये देखो साइक्लिक बन गया और इसके ऊपर एक ये बन गया, साइड चेन पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक एटम आ गया दूसरा, ठीक है। ये साइक्लो स्ट्रक्चर है और ये बन रहा है, आप समझ सकते हो। एक आपको बेंजीन बना दो, उसके ऊपर OH बना दो, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये साइक्लो स्ट्रक्चर है और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर क्या है, OH है, ये OH क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या कंपाउंड बना हुआ है, CH2N2, ये CH2N2 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फंक्शंस के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी ये इन तीनों पे है, कभी ये इन पे से रिप्लेस हो गया, कभी ये ऊपर हो गया, मतलब ये ऐसे चेंज हो गया, पहले ये ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वाइट है, ऊपर येलो है, यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे नीचे येलो आ गया, ऊपर वाइट हो गया। इसे भी कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ टिल्ट हो जाना, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देना ताकि आप स्टेबल हो सको, ठीक है। आप ऐसे बैठने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको चौकड़ी मारनी है, आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, तभी आप स्टेबल हो सकते हो। अगर आपको बैठना पसंद नहीं, लेटना पसंद है, तो आप लेट सकते हो, आप उसमें स्टेबल हो। अगर आपको लेटना पसंद नहीं, आपको वॉक करना पसंद है, आप वॉक कर सकते हो, आप उसमें स्टेबल हो। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स varies with different wave functions and different stabilities. So we can never say, we can just do an experimental verification whether how the electron becomes stable. उस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है, हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को समझकर ही उसके एक्सिस को समझना पड़ेगा, और उसके बेस पे ही हमें उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, डीलोकलाइज कराना पड़ता है। और कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद डीलोकलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट, हमें ये पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत कुछ, और आपको एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर कुछ भी मिस्टेक रह जाती है तो प्लीज़ आप बताना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में बताना, सो डेट आई विल रीड द कमेंट। और उसके बेस पे अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए या कोई भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये थोड़ा रैंडम लग रहा था, आई एम रियली सॉरी, बट ये अरेंज्ड वे में नहीं, क्योंकि मैं ऑन डिमांड टॉपिक्स बनाऊंगा जिसकी बेस पे आपको हर टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखने जाओगे तो आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि आपको शुरू से देखना पड़ेगा और वो आपको स्ट्रेसफुल भी लग सकता है। इसलिए आप एक एक कमेंट, आप बस एक टॉपिक टाइप करो, कॉन्जुगेशन बाय दीपक अग्रवाल, या फिर आप, मुझे पता है दीपक अग्रवाल नाम के बहुत सारे चैनल्स हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके एक सब्सक्राइब बटन से और प्रेस द बेल आइकन की वजह से आपके पास खुद नोटिफिकेशन आएंगी, एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं ये वीडियोस डालता रहूँगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी वीडियो डाल सकूँ उतनी वीडियो डालूंगा। आपको हर लेवल की वीडियो मिलेगी, आपको अपने इंटरेस्टिंग लेवल की वीडियो भी मिलेगी, आपको ये एजुकेशनल लेवल की वीडियोस भी मिलेगी, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको सब्सक्राइब बटन से पता चल जाए कि ये हमारा ही चैनल है, हमारी फैमिली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। द मिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम विद h, that is another atom p orbital in a neighboring sigma bond is referred to as conjugation। मैंने आपको क्या बताया, एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन दोनों के नेबरिंग किसे कहते हैं, ऑल्टरनेट, एडजेसेंट में पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस पूरे ऑल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इसके सिस्टम को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और इसके रीजन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड रीजन, वेयर द p ऑर्बिटल्स ओवरलैप। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर साइक्लो कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड, तो वो क्या हो गया, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, बिकॉज उसके अंदर ही वो रोटेट करते रहेंगे, अंदर ही अंदर रोटेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी बहुत कम रहेगी। बट अगर उसको हम खोल दें, ओपन कर दें, तो क्या होगा, जिगजैग स्ट्रक्चर बनेगा। जिगजैग स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है अपने आप को, वो ज़्यादा डीलोकलाइज कर सकता है। आप खुद देखिए कि यहाँ पे ये जो है बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंदर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, तो ये अंदर ही अंदर रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। बट अगर हम बात करें इसकी, तो अब आप कहोगे कि इसमें क्या नया है, इसमें भी ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सपेंडेड। मैं पहले एक छोटे से ग्लास में पानी पी रहा था, लेकिन अब मैं और बड़े ग्लास में पानी पी रहा हूँ। मैं पहले एक छोटे से फ़ोन में काम कर रहा था, अब मैं इतने बड़े लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं
अगर फॉर एग्जांपल सोफे पे सो रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सोफे पे सो रहा था, अब मैं बेड पे सो रहा हूँ, क्या मतलब हुआ, हमने उसका जो सरफेस एरिया है वो एक्सपैंड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब सोचो हम कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे कंप्रेस्ड है, मतलब अंदर ही अंदर कंप्रेस्ड है, अंदर ही अंदर कंप्रेस्ड है, ये पी ऑर्बिटल्स है, उंगलियां मेरी, और ये अंदर ही अंदर कंप्रेस्ड है, मतलब कि ये अपने ऑर्बिटल्स को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसी हाथ को हल्का हल्का एक्सपैंड कर दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से अब ये यहाँ से भी बाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी बाइंड कर सकते हैं, यहाँ बाहर, ये बाहर से भी कर सकता है और अंदर से भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। लेकिन अभी मैं कहूँ मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, मुझे इसे और खोलना है, तो अब हमने और खोल दिया, अब क्या होगा, अब ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में मतलब होगी उतनी लिमिट, बट एक्सपैंड हो जाएगा सरफेस एरिया, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन्स उस लॉ में साइक्लिक में थे अब वो लीनियर में हो जाएंगे, लीनियर में थे तो वो और लीनियर हो जाएंगे, यानी कि आइसोलेटेड हो जाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे आइसोलेटेड हो जाएंगे, सरफेस एरिया एक्सपैंड करेगा, एनर्जी एक्सपैंड करेगी, और मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी एक्सपैंड करेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डीलोकलाइज होंगे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी एनर्जी रिलीज करेंगे, जल्दी एनर्जी गेन करेंगे, जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे उतनी एनर्जी गेन करेंगे, उनके अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसे उल्टा कर दे तो उसकी, क्योंकि देखो एनर्जी डजेंट मैटर, एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है, तो मैंने ये नहीं कहा कि इसमें कोई गलती है कि साइक्लिक फॉर्म में कि ये क्या, ये स्टेबल नहीं है, ये तो खुलना नहीं चाहिए था, खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए, बट होता क्या है कि जब ये बंद है ना तो इसकी डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही अंदर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी चीज़ें अपने रूम में रखी हुई है और ये रूम की चीज़ें मेरी हैं, ये रूम की चीज़ें मेरी हैं, फॉर एग्जांपल ये रूम की चीज़ें मेरी हैं और मैं इसे ना बाहर ले जाने देता हूँ ना कहीं और, ये मेरी चीज़ें हैं तो मैं इसे अपने पास ही रखूँगा। वैसे ही अब अगर आप खोल दो रूम का दरवाज़ा तो ये क्या होगा, बाहर हॉल में जो बच्चे खेल रहे हैं या आपको जो गेस्ट आए हुए हैं वो भी इसे देखेंगे, तो क्या होगा, वो भी इससे खेल लेंगे, तो आप और ज़्यादा अनआइसोलेटेड फील करोगे कि क्या मेरे खिलौने सबको दे दिए। अब क्या, अब आप इसे घर को भी खोल दो तो बाहर के जो गली के बच्चे हैं या फिर जो एडजेसेंट नेबर्स है और या फिर जो हमारे अपने हैं, सभी अपने हैं तो वो भी आएंगे और वो भी खेलेंगे, तो आपको एक और इनसिक्योरिटी फील होगी कि आप तो मेरे खिलौने टूटेंगे ही टूटेंगे। विच बेसिकली मीन्स कि आप कितना सोचते हो एनर्जी लगा के, दैट डजेंट मैटर, बट आपने उन चीज़ों को कितना संभाल के रखा हुआ है और वो आप ही के सरफेस एरिया के अंदर हैं, वो उतनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे, एनर्जी उतनी ही कम होगी, लेकिन वो जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि सब कुछ खुला हुआ है, आपके खिलौने सब शेयर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा सोचोगे कि मुझे कैसे अपने खिलौने को बचाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप रिएक्टिव बनोगे। रिएक्टिव मतलब आप उसके पास भी भागोगे कि मेरे खिलौने छोड़, उसके पास भी भागोगे कि मेरे खिलौने छोड़, तो आप रिएक्टिव हो जाओगे, आप दूसरे कंपाउंड के साथ जाओगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन मांगोगे, और अपने इलेक्ट्रॉन मांगने के चक्कर में एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होगी। बॉन्डिंग क्रिएट होगी मतलब कि वो भी बॉन्ड बन गया ना, उसने अपना इलेक्ट्रॉन मांगा, उसने शेयरिंग कर ली, हो गया बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं हमारे कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग बात है, लेकिन पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे, उसे भी कभी कवर करेंगे पक्का, लेकिन अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मैनी फीचर्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एंड प्रेडिक्टेड यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो एक एटम है, एक एटम के ऑर्बिटल्स है, ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये हो गया एस ऑर्बिटल और ये हो गई डी ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे डबल डबल। लेकिन हम एफ ऑर्बिटल की बात नहीं करते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और अब वो सिलेबस में भी नहीं आता, और हमारे नहीं, किसी के भी सिलेबस में नहीं आता, और अगर आता है तो आप समझ जाइए कि उसकी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती है, जिसमें वो डबल डबल भी बनेगा, आगे पीछे भी बनेगा, आगे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो उसकी एक चारों तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप हो जाती है, ये और ये, ठीक है, ये शेप बनती है इसकी, और हो सके तो ये भी बन जाती है, ये और ऐसे, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स बनती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, तो हमने वो कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो होगा क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से ही हम मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल लेंगे, H2O ले लिया, अब काफ़ी ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और शेप के अंदर भी डीलोकलाइजेशन आएंगी, मतलब शेप के अंदर भी रिपल्शंस होंगी, अट्रैक्शंस होंगी, लीनियर पेयर, बेंट पेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा।
डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ द रिजल्टेंट बॉन्ड आफ्टर एडिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा और पाई बॉन्ड वर फॉर्म। अब क्या हुआ ये कि जो डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ द रिजल्टेंट बॉन्ड आफ्टर एडिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वर फॉर्म। आप वो एक ही लाइन रिपीट कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, आप एक ही लाइन को बार बार पढ़ो, आपको खुद माइंड में स्ट्राइक करेगा कितना सिंपल टॉपिक है। डिपेंडिंग होता सिमेट्री के बेस पे हम उसे पाई और सिग्मा के बेस पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कि हमें उसको कैसे रखना है। उसके लिए हम वेस्पर थ्योरी अप्लाई करेंगे। वेस्पर थ्योरी के लिए हम 1/2 लोन पेयर सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर माइनस कैटायन प्लस एनायन एंड डेट सोल्व करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो हम उसी को ही करेंगे और उसके बेस पे डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आइदर वो आइसोलेटेड होंगे आइदर वो कॉन्जुगेटेड होंगे, सिग्मा पाई ऐसे करके एक बॉन्ड्स बनाएंगे और उस बॉन्ड्स को हम मॉलिक्यूल्स के थ्रू, लाइक ये है H2O वाटर। अब इस H2O में क्या होगा, ऐसे है ना इसकी शेप, ऐसे इसकी शेप है तो क्या होगा, ये यहाँ से भी कंपाउंड की शेप बनाएगा, यहाँ से भी बनाएगा और यहाँ से भी बनाएगा। तो 3 डायरेक्शन से वो बना रहा है अपनी बॉन्ड, ये देखो 3 डायरेक्शन से बना रहा है। एक तो मेरी थम्स 1 2 और ये मेरी फिंगर्स 3। तो ये 3 डायरेक्शन से, मतलब इसका जो एक्सपेंशन एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपने फॉर्मेशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन दैट्स ऑल। अगर कुछ भी आ जाता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। डबल बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। क्या होगी, क्या ये फर्स्ट टॉपिक तो पढ़ा है हमने। कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड्स के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन एंड आइसोलेटेड मीन्स एक पर्टिकुलर डबल बॉन्ड। अब इसका डिफरेंस क्या है, क्या होगी, मजाक कर रहे हो? फर्स्ट में तो पढ़ के आए हैं अभी हम। कॉन्जुगेटेड के अंदर ऑल्टरनेट्स होते हैं लेकिन आइसोलेटेड के अंदर एक ही होता है। क्या आपको टेस्ट ले रहे हैं, आपको आता है? ऑफकोर्स आता है, आपको सब कुछ आता है। आपको अगर आप मानोगे कि आता है तो सब कुछ ईजी है, वरना और भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप उसके लिए करने की मेहनत करोगे और मेहनत करोगे तो सब आसान हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, हंसते रहो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर देयर? अब आप कहोगे कि आप आंसर्स पढ़ रहे हो। आंसर्स नहीं पढ़ रहा मैं आपको साथ बाय साथ साइड बाय साइड क्लियर करवा देता हूँ। मुझे भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। कैसे? हमने जो कंपाउंड्स देखे उसके अंदर अगर हम पर्टिकुलर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स देखें तो डबल बॉन्ड्स 11 हो सकते हैं, मेजोरिटी में 11 हो सकते हैं, वरना एक पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम लें तो 11 हो सकते हैं। तो हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स आर देयर? तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कह सकते हैं 1 2 3 4, तो 22 बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसके अंदर 11 डबल बॉन्ड्स हैं और 11 सिंगल बॉन्ड्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस आर देयर इन केमिस्ट्री? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, जो हम पढ़ते आए हैं वही बताया। द 3 बेसिक टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस आर देयर। पाई कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज कॉन्जुगेशन बिटवीन मतलब एक होता है पाई के बीच में, एक होता है सिग्मा के बीच में, और एक होता है सिग्मा पाई दोनों के बीच में। तो एक होता है कॉन्जुगेशन जो पाई कॉन्जुगेशन होता है, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन जो सिग्मा और पाई दोनों के बीच में होता है, और एक होता है सिग्मा कॉन्जुगेशन जो सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है। अब आपको सिग्मा बॉन्ड के बीच में कैसे होने लगे? सिग्मा बॉन्ड के बीच में नहीं होते। अगर sp3 की बात करें तो 3 पाई और एक सिग्मा तो है ना, तो वो भी तो कंबाइन करेंगे, है ना। तो ऐसे देख सकते हैं हम कि पाई के अंदर sp2 और sp आ जाएंगे, सिग्मा के अंदर sp3 आ जाएंगे और सिग्मा पाई के अंदर दोनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। सिग्मा पाई यानी कि sp3 sp2 sp1 दैट्स ऑल। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कॉन्जुगेशन इन केमिस्ट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आंसर रीड करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। द p ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्जुगेशन। p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन को मेजर करने में हेल्प कर सकते हैं। द p ऑर्बिटल आर ऑलवेज यूज्ड टू मेक डबल बॉन्ड्स। आपको क्या नई बात है ये, हमने अभी भी तो पढ़ा कि p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड्स है, लेकिन एक ट्विस्ट है। एंड अ लोन पेयर कैन बी एडेड इन द p ऑर्बिटल इफ इट विल कॉन्जुगेट। अगर एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर है, तो वाटर के यहाँ पे लोन पेयर्स भी होते हैं, और उस लोन पेयर से भी हम क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे नीचे, तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो H से क्या करेगा, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, उसकी वजह से क्या होगे, ये हो जाएगा। ठीक है। डबल बॉन्ड OH मतलब डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ बीच में O है और ये है
लोन पेयर और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, टू बी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इट मस्ट हैव 3 और मोर p ऑर्बिटल इन अ रो. टू बी कॉन्जुगेटेड उसके पास एक या एक से ज़्यादा p ऑर्बिटल होने चाहिए. मतलब उसके पास sp3 होनी चाहिए, sp2 होने चाहिए, पर होनी चाहिए, ज़रूरी है. What are the essential criteria for conjugation? Essential criteria क्या है conjugation का? conjugation होती क्यों है या कैसे होती है? आप कैसे कहोगे कि इस कंपाउंड में conjugation होने वाली है? Because orbital overlap in a condition for conjugation, the conjugated system must be planar. सबसे पहली बात प्लेन पे होना चाहिए. बताया था ना मैंने आपको, एक प्लेन पे होना चाहिए. ये XYZ प्लेन पे होना चाहिए, या तो इसके अबव या इसके बिलो. पढ़ा था ना हमने पॉइंट. ओके, तो देखो यहाँ पे पाई फ्रेमवर्क में पढ़ा था ना. आप कहोगे इतनी देर से हम पाई फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं और आपने ढूंढने में तो टाइम लगा दिया. ध्यान से देखिए, बीच में कट है. लेकिन फ्रेमवर्क सिस्टम अबव एंड बिलो द प्लेन, अब मैं आपको करा रहा था तो मुझे भी तो ढूंढना पड़ेगा ना. अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेन के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी मैक्सिमम. ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, नियरली सो, मतलब ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए. एज अ रिजल्ट लोन पेयर दैट पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम विल ऑक्यूपाई प्योर p कैरेक्टर ऑर्बिटल. यस, सबसे मेन पॉइंट. एज अ रिजल्ट जो लोन पेयर्स है वो बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जिसकी वजह से जो p कैरेक्टर है ऑर्बिटल उसे ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, खाली था p ऑर्बिटल. ठीक है, वो लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, वो लोन पेयर अपने डोनेट करेगा, वो डबल बॉन्ड बन जाएंगे. पार्टिसिपेट किया ना उन्होंने तो वो हाइब्रिडाइजेशन में. फिर उसके बाद sp(n) बनाएंगे, आइदर वो sp3 बनाएंगे, sp2 बनाएंगे, sp बनाएंगे, सो ऑन. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाउंड इन नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, मतलब कि लोन पेयर जब खाली होंगे तो वो जब पार्टिसिपेट करेंगे सिस्टम में, बनाते हैं ना हम ऐसे डीलोकलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो डीलोकलाइज होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्लेन के अंदर, और उस प्लेन के अंदर पार्टिसिपेट करने से वो एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि sp3, sp2, sp1 हो सकती है. उसके बेस पे क्या होता है, वो सिमिलर टू नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स की फॉर्म में ही दिखेंगे. जैसे कि नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब जो सिंगल, मतलब जो सिंगल ऑल्टरनेट फॉर्म में नहीं होते, पाए नहीं जाते, जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उनकी फॉर्म में ना होते हुए सिंगल आइसोलेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं. लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. बस सिंपल ये है, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर में क्या होता है, वो अपने ऑर्बिटल के सामने वाले स्ट्रक्चर से अपने प्लेन में क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं. बट इसमें क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऐसे डीलोकलाइज होके अपने ही प्लेन के अंदर जुड़ जाते हैं. ठीक है. हाउ डज कॉन्जुगेशन अफेक्ट बॉन्ड लेंथ? वाओ, कॉन्जुगेशन क्वेश्चन आता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्जुगेशन, इसे भी अभी करते हैं फटाफट से. कॉन्जुगेशन अफेक्ट बॉन्ड लेंथ. Bond length is inversely related to bond order. Hence, the lower the bond order, the lengthier the bond. Bond order जितना ज़्यादा छोटा होगा, लेंथ उतनी ही बड़ी होगी. बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड कितने बन रही है, मतलब C है तो अगर मीथेन बनाए तो C ऊपर भी H, नीचे भी H, लेफ्ट भी H, साइड राइट भी H, तो वो बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका ज़्यादा है. ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं और उसकी लेंथ कितनी है. देख लो ना, ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा और उतनी कम लेंथ होगी. एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉन्ड. जिसमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी होता है, और वो प्रोपोर्शनल होगा द लेंथ ऑफ द बॉन्ड की. मतलब कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा लेंथ वेरी करेगी और बड़ा होता जाएगा. एज अ रिजल्ट दे विल हैव अ ग्रेट बॉन्डर लेंथ. वी हैव अ अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी ज़्यादा होगी और उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए. उसके आगे ही कंटिन्यू होता है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिस कार्बन से बॉन्डिंग शुरू हुई है ना वो अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन. तो ऐसे 4 फैक्टर हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी को, वेदर वो एटम्स पे एप्लीकेबल हो, वेदर वो मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल हो. दे आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर्स दैट आर ARIO. अब इसे एरियो के फॉर्म में याद रख सकते हो. दैट इज A फॉर एटम, R फॉर रेजोनेंस, I फॉर इंडक्शन, O फॉर ऑर्बिटल. तो एटम्स अगर बेसिकली अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, एज वेल एज रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, वो बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं कॉन्जुगेशन इफेक्ट को बाय देयर वेरिएशन इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. कि उनके अंदर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, उनके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उनके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, दैट कैन वेरी.
एंड अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेटिंग पेयर्स वेदर वो दे शो प्लस आर इफेक्ट वेदर दे शो माइनस आर इफेक्ट, वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या होते हैं, जब वो डोनेट कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्लस आर होता है डोनेट कर रहे होते हैं, माइनस आर होता है विड्रॉ कर रहे होते हैं। मतलब कि मैं एक एटम हूँ या फिर मैं एक एटम हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, एटम को अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ। मैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मैं फ्लोरीन हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी तरफ। तो क्या होगा कि मैं H से कंबाइन हूँ, तो मैं H के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा हूँ अपनी तरफ। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस आर इफेक्ट। लेकिन प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड हूँ, जैसे कि CH4 है, तो C क्या है, CH3 जो है वो एक डोनेटिंग कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो क्या होगा कि यह जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर हम C की बात करें तो वो भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें CH3 की, मिथाइल की, तो मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो अगर हम फिनॉल पे लगाएंगे तो टोलिन बनेगा, और उस टोलिन में वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो अनस्टेबल बनता है, इलेक्ट्रो अनस्टेबल, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स की जो कमियां हैं उसे झेलेगा और रिएक्टिव ही रहेगा हर बार। और फोर्थ है हमारा ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑर्बिटल्स वैरी करते हैं, और तो वो डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी, इट वेरीज अलॉट कि वो उनके साथ पेयरिंग करेगा कि नहीं। दिस इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को अगर पसंद किया तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत पसंद आया और हमारी वीडियो बनाने का तरीका, तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता है। एंड प्लीज़ इस वीडियो पे वापस ज़रूर आना, इस चैनल पे वापस ज़रूर आना, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देख सकें। एक बार इस चैनल पे टैप करके बाकी वीडियोस भी देखना मेरी ज़रूर, जो बाकी वीडियोस भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियोस देखनी है तो फिर आपको 45 मिनट से 30 मिनट्स लगेंगे, थोड़ा सा टाइम निकालना। बट अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो वो शॉर्ट्स तो आपको 1-1 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैं ऐसे ही शॉर्ट्स बनाता भी रहता हूँ और नई नई वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो जो आप क्वेश्चंस पुट करेंगे या जो जो आप टॉपिक्स बोलेंगे, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ऐसा नहीं है कि वो डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता, वो चाहे डिग्री से ऊपर हो, चाहे वो किसी कोर्स के बाहर हो, चाहे वो आपके मन में आ रहा हो, या फिर आपने कहीं नेचर में देखा हो, या फिर कुछ भी। यू आर ओपन टू राइट द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम 1 by 1। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि आप एक-एक करके क्वेश्चन करेंगे ना, तो कुछ छूट भी जाते हैं और कुछ रह भी जाते बात तो सही है। बट टिल देन आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज डालें। स्टार्ट करो। सच्ची शुक्र है। इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से इंटरेक्ट हो सके, हमारी फैमिली बन सके। और टिल देन वी विल मीट सून, टिल देन बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।